हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑफ वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ी। आज हम देखेंगे वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, एनालिटिकल मेथड से देखेंगे और ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। तो मैंने आपके स्क्रीन पे एक लाइन लिखी है, वेक्टर ऐड एज टी एच टी एच टी एच। इसका मतलब क्या है, देखिए। ये मान लीजिए बच्चों एक वेक्टर है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। तो कोई और एक दूसरा वेक्टर अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे ही ऐड करेंगे, मतलब ये टेल है, ये हेड है। तो इसीलिए मैंने लिखा है टी एच टी एच टी एच। मतलब जब वेक्टर आप ऐड करेंगे ना, टेल टू टेल ऐड करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे जैसे आपका एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है। अब देखो, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है। तो आप दूसरा वेक्टर जब ऐड करेंगे, उसका जो बच्चों टेल होगा वो इसके हेड से कनेक्ट होगा और इसका हेड आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो जब दो वेक्टर को आपने ऐड करा, ये तो हमारा एडिशन है। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा बच्चों, रिजल्टेंट कैसे होता है, जो फाइनल वेक्टर है जैसे हम जोड़ के निकालते हैं, तो रिजल्टेंट ऐड होता है। जो रिजल्टेंट का टेल होगा, जो रिजल्टेंट का टेल होगा बच्चों, वो इनिशियल वेक्टर के टेल से आपको ऐड करना पड़ेगा, इनिशियल के टेल से। और जो रिजल्टेंट का हेड होगा, वो आपको जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड से ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो इनिशियल वेक्टर है इसके टेल से रिजल्टेंट का टेल, और जो फाइनल वेक्टर है इसके हेड से रिजल्टेंट का हेड। तो ये आपका दो वेक्टर का एडिशन हो गया। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप इसको कहेंगे आर इक्वल टू ए प्लस बी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको वेक्टर ऐड करने हैं, आपको पहले वेक्टर का जो हेड है उसी पर दूसरे वेक्टर का टेल ऐड करना है। क्लियर है? और उसका जो रिजल्टेंट है जहाँ से शुरू हुआ है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, वही रिजल्टेंट जैसा है कि इनिशियल वेक्टर का जो टेल है और फाइनल वेक्टर का जो हेड है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये तो दो वेक्टर की बात है। अगर तीन वेक्टर की बात होती तब कैसे करते? तो बच्चों जैसे तीन वेक्टर है, मान लो पहला वेक्टर हमने ऐड किया, ये ए वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर ऐड किया, जरूरी नहीं है ऐसे ही होंगे, ठीक है, हम ऐसे बना रहे हैं इनको। ये बी वेक्टर हो गया। पहले का जो टेल है ये इसका हेड है, एरो वाला जो पार्ट होता है वो हेड होता है। दूसरे का ये टेल है, ये वाला हेड है। अब तीसरा वेक्टर ऐड करना है ना, तो हम कैसे करेंगे? इधर को ले लेते हैं, आप किसी साइड को भी ले सकते हैं। इधर को लेंगे, हमें रिजल्टेंट डालना है तो इधर को आसानी होगी। ये वेक्टर सी हो गया। तो अगर मेरे पास तीन वेक्टर है तो अब मैं फाइनल जो रिजल्टेंट है वो कैसे डालूंगा? इसका जो इनिशियल पॉइंट है, दैट मीन्स जो पहला वेक्टर है उसका जो टेल है उसमें रिजल्टेंट का टेल, और जो फाइनल का हेड है उसमें हमारा रिजल्टेंट का हेड। तो ये मेरा आर होगा। और आर की वैल्यू कितनी होगी? तीनों वेक्टरों का सम, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये वेक्टर है। अगर मैं आपसे पूछता ए और बी के बीच में सम कितना होगा, तो आप कह सकते थे ये वाला ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो अब जब आप तीन वेक्टर ऐड कर रहे हैं, इसको अगर भूल जाएं तो आप क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास चार वेक्टर है, ठीक है। चार वेक्टर है तो कैसे ऐड करेंगे? एक वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर हैं। तीसरा वेक्टर, ठीक है, चौथा वेक्टर, और है मान लो पांचवा वेक्टर। ऐसे आप बहुत सारे वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। पांच वेक्टर है हमारे पास। अब मैं इसको रिजल्टेंट कर रहा हूँ, तो इसके जो इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर है उसका जो टेल होगा वो रिजल्टेंट के टेल से मिलेगा, और जो फाइनल का हेड होगा वो आपका रिजल्टेंट के हेड के पे मिलेगा। और इसका जो वैल्यू हो जाएगी आर, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बच्चों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब अगर आपसे इसमें दो वेक्टर का पूछा जाता तो दो वेक्टर का कौन सा हो जाता? अगेन यही, ठीक है। दो वेक्टर के केस में दूसरा वेक्टर का फाइनल हेड रिजल्टेंट के हेड से, इसका टेल इससे टेल से, और ये हो जाता R1 कर लेता हूँ इसको मैं, ए प्लस बी, ठीक है। वेक्टर है, एरो लगा लेना। अगर मैं कहता
3 वेक्टरों का रिजल्टेंट कितना होता है, तो ये वाला पार्ट, तो इसको आप कह देते R2 इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सब में एरो लगा लेना ऊपर से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे 4 वेक्टर का कहता तो आप 4 के साथ ऐड कर देते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ग्राफिकल में अगर आप n वेक्टर जोड़ेंगे तो पॉलीगन बना देगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप n वेक्टर ऐड करते हैं तो वो एक पॉलीगन बना देगा, जिसकी साइड क्या होगी, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यही है 1 2 3 4 5, तो 5 साइडें होंगी इसकी। तो ऐसे आपको ऐड करना है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल ये है बच्चों, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए है। ठीक है, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी। आपसे कहा इसका रिजल्टेंट बताइए। रिजल्टेंट मतलब इसका सम करिए। तो बच्चों यहाँ पर जब मैं रिजल्टेंट करूँगा, अब आप ध्यान से देखिए, जनरली किताबों में या आप देखेंगे, इसका कहते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में होगा और इससे बड़ा होगा। क्यों होगा भाई बीच में, और उसकी वैल्यू इतनी होगी, कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना बच्चों। अब देखो ऐसा क्यों है, मैंने आपको एक बात बताई लास्ट क्लास में, क्या कि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब है बी, इस वेक्टर को अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग करें किसी डिस्टेंस पे, क्या यहाँ पे नहीं कर सकते? क्योंकि वेक्टर जो जुड़ते हैं ना बच्चों, टेल हेड पहले वेक्टर का, तो दूसरे वेक्टर का टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड सो ऑन। और रिजल्टेंट जो जुड़ते हैं, ये वेक्टर का है, अगर रिजल्टेंट जो जुड़ते हैं, इनिशियल का जो टेल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से, और फाइनल का जो हेड होगा वो रिजल्टेंट के हेड से। ये रूल है। तो इस वेक्टर की मैंने शिफ्टिंग यहाँ से उठा के यहाँ कर दी, तो ये क्या हो गया, ये मेरा ये हो गया क्या, a प्लस बी। ठीक है, अब ये वेक्टर का काम ये करेगा। अगर आप कहते हो नहीं सर आपने इसकी शिफ्टिंग क्यों नहीं करी, तो हम इसकी शिफ्टिंग अगर यहाँ कर दें इस वाले की, तो ये a ही तो होगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तब भी यही आएगा। तो इसलिए हम जनरली जो हमारे दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, इसमें अगर आपसे रिजल्टेंट पूछूंगा तो बीच में होगा और r इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ठीक है, r इक्वल टू ए प्लस बी होगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जी, 2 का समझ लिया, 3 का समझ लिए। एक मैंने लास्ट क्लास में आपको एक रूल बताया था कि अगर किसी एक पॉइंट पे वेक्टर लग रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर बनेंगे। ठीक है, और जे में इसके क्वेश्चन भी आए थे। और ग्राफिकल में देखें, अगर आप मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, एक ऐसे है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और दूसरा वेक्टर ये है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब इसका आपसे रिजल्टेंट पूछ देंगे अगर, तो आप कितना कहेंगे? अगेन वही जो अभी मैंने आपको बताया, इसके इनिशियल के टेल से इसका टेल, इसका हेड से इसका हेड, तो हो जाएगा a प्लस बी। अगर यही वेक्टर ऐसे है बच्चों, देखो एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये आर वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, आर नहीं, इसको यही ले लो, चलो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब आप यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये वेक्टर हमारे टी एच पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो बताइए आप। मतलब एक वेक्टर इस साइड को है, ये बी वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर यहाँ है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, यहाँ से कहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो अगेन रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा ये बन जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर ऐसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्टेंट बीच में, क्यों, इस एक ही शिफ्टिंग मैंने उठा के यहाँ कर दी। क्लियर है ना यहाँ तक? तो वेक्टर जब भी ऐड करेंगे ग्राफिकल में टी एच पैटर्न फॉलो होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बच्चों इसमें अभी 2 एग्जाम्पल किए थे। अभी अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं 2 वेक्टर लेता हूँ, जैसे एक वेक्टर ये लिया मैंने a, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने ऐसे लिया b, तो आपने कहा कि सर इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ को होगा, वो होगा a से, आपका a का जो टेल होगा उससे ऐड होगा और b के हेड तक होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा और यहाँ होगा, तो r इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ये इसका रिजल्टेंट होगा। पहला कंक्लूजन हमने ये निकाला।
तो ये जो वेक्टर है बच्चों, यहाँ पर जो ये हमारे 3 वेक्टर हैं, इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी आगे हम बढ़ेंगे। वहीं अगर आप 2 वेक्टर आपने ऐसे लिए, जैसे एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर आपने ये लिया बी, तो इसका जो रिजल्टेंट है बीच में होता है r इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने कंक्लूड निकाला। तो इसको हमने कैसे किया, इसको आपने यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, तो ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। तो इसको आप पैरेललोग्राम लॉ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये ग्राफिकल अप्रोच है, अभी हम एनालिटिकल में भी जाएंगे। वेक्टर एडिशन अगर मोर देन आप 4 ले लेंगे वेक्टर या 3 ले लेंगे तो वो फिर पॉलीगन लॉ आ जाएगा एंड टाइम में, जो हमने भी एक सर्कल जैसा हमारा पॉलीगन बन रहा था, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, क्या क्या है देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे कोई एक वेक्टर ए है, उसमें आपने बी ऐड किया और वैसे ही आपने इसका रिवर्स कर दिया, उल्टा जोड़ दिया। मतलब जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में क्या करते हैं, 2 में 5 जोड़ा और 5 में 2 जोड़ा, उल्टा कर लिया, तो आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इस लॉ को बोलते हैं कम्यूट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूट करता है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखें 3 हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर हैं। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों में क्या करें, पहले 2 को अगर ऐड करें, ठीक है वेक्टर है, और लास्ट में आप लास्ट के 2 को ऐड करें, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे भी कोई चेंज नहीं होगा, आप वेक्टर में जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको अगर कोई वेक्टर दिया है, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको कोई वेक्टर दिया है, ये 2 प्रॉपर्टी हैं इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब जो यहाँ पर अप्रोच है, अभी तक तो ग्राफिकल थी, अब जो अप्रोच है बच्चों वो है एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच में क्या है, आपको एंगल दे दिया जाएगा 2 वेक्टरों के बीच में और कहा जाएगा कि अब निकालो फाइनल। ठीक है, तो देखिए मान लो एक वेक्टर ये रहा ए, ठीक, और एक वेक्टर बी हमारा ये है, और आपसे कहा कि इसमें जो रिजल्टेंट है, इस वाले का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ है, ये है, ये होना ही चाहिए, अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, पहले हम एनालिटिकल अप्रोच लगा रहे हैं ट्रायंगल लॉ पे। तो आपसे कह रहे हैं कि r इक्वल टू ए प्लस बी है, तो आप ये बताइए कि ये जो रिजल्टेंट है कितने एंगल से इसमें है। मान लीजिए अल्फा एंगल है, समझ रहे हैं, आपसे ये पूछा गया कि ये रिजल्टेंट का क्या एंगल है। हम पहले ट्रायंगल लॉ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है बहुत जगह आपको यूज में आएगा। तो आपसे ये कहा गया बच्चों कि इसका जो रिजल्टेंट है उसका एंगल कितना होगा, या रिजल्टेंट की वैल्यू एंगल के टर्म में कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की करते हैं। मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ, मान लीजिए ओ है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, अब देखिए ये इसका रिजल्टेंट यहाँ है, थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, ठीक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, हल्का सा डेरिवेशन मान के चलो। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने दे दिया एन। क्लियर, अच्छा जी, अब आप इसमें क्या करिए, इसमें ये राइट एंगल बन गया क्यू एन पी। तो क्यू एन पी में अगर ट्रायंगल क्यू एन पी में ले लो तो क्या होगा, आप साइन थीटा लगा के बताओ मेरे को। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा मान लो, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर Q1 ओवर हाइपोटेन्यूस PQ। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट याद रखना है, लेकिन मैं एक बार ड्राइव कर देता हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आप ड्राइव वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। एक बार साइन थीटा लगा दीजिए, एक बार कॉस थीटा लगा दीजिए, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई PQ कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है आपको PN की वैल्यू भी पता लग गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और आपको इस Q1 की भी वैल्यू पता लग गई। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर नहीं था ना, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी,
ये हमने अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करा। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अच्छा एक बात और, ओ पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका जो वेक्टर है वो बी है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। और यहाँ पे देखोगे आप ओ पी कितना है ए, पी क्यू कितना है पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये भी बी है तो बी कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे आप इसमें लगाओगे आपको पता होना चाहिए जो ओ पी है, ओ पी नहीं हमने पूरे में लगाना है, ओ एन होगा, ओ एन है जो हमारा, ओ एन क्या है ओ पी प्लस पी एन, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, गलत क्यों हो रहा है, अच्छा क्यू वन नहीं लिखा मैंने ना, ये क्यू वन हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू वन का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप अंदर ही रखोगे क्योंकि ये ओ एन का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू क्या रखनी है, देखो ओ क्यू तो रिजल्टेंट है आर लिख दिया, इसकी वैल्यू है ए और इसकी वैल्यू है पी एन की बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू वन में देखेंगे आप, क्यू वन आ जाएगा आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको आपको ओपन करना है, ओपन कैसे करना है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी लगाएंगे तो टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 निकाल लीजिए, इतना काम आपके लिए है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा टू ए बी कॉस थीटा। और ये रिजल्टेंट बच्चों अपने दिमाग में बिठा लो, जब तक आप 12 में हो तब तक इसका यूज इतना होना है कि आप खुद ही कहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब भी दो वेक्टर इंक्लाइन है और आपसे पूछा गया कि बताइए मैग्नीट्यूड थीटा के टर्म में, वैसे तो ए प्लस बी ग्राफिकल अप्रोच बता रही है लेकिन थीटा के टर्म में कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान आप ये दें कि रिजल्टेंट कितने एंगल से इंक्लाइंड होगा। ठीक है, रिजल्टेंट कितने एंगल से इंक्लाइंड होगा, तो रिजल्टेंट के लिए आप लगा दो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा ये बी ए साइन थीटा क्यू वन ओवर टोटल नीचे बेस, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो रिजल्ट हमारे ट्रायंगल लॉ के हैं। ठीक है, अब इसी पे हम एक बार पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ में यही कंडीशन आपको मिलेगी, जनरली हमें ज़्यादा पैरेललोग्राम लॉ पूछा जाता है, एक बार देखते हैं उसको भी। अब ये दो हमारे वेक्टर हैं बच्चों, इसमें हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इसकी जो शिफ्टिंग है वो आप क्या कर सकते हैं, बी की थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। तो अगर आप बी की शिफ्टिंग कर लें तो ये बी हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट अगेन कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अगेन वही। ठीक है, ये ए है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो ये ए बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें। ठीक, अब ए और बी के बीच में जो हमारा एंगल है वो कितना है, थीटा है, तो ये हमारा थीटा ही रहेगा। लेकिन जो रिजल्टेंट का एंगल है मान लो अगेन वही अल्फा है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है बच्चों। सबसे पहले आप इसको नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे पहले वही जैसे अभी पीछे किया ओ, ठीक है ओ क्यू कुछ भी कर लो, एस एन पी ऐसे कर लो। अब यहाँ से आप पहले वही इस थीटा पे लगा के इन पी एन और इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे ही मैं ट्रायंगल एस एन पी पे लगाता हूँ तो हमें रिजल्ट अगेन वही मिलेंगे। जो हमारी वैल्यू मिलेगी साइन थीटा लगाओगे आप तो कितना मिल जाएगा, एस एन इक्वल टू मिल जाएगा पी एस साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा हमको मिल जाएगा पी एन इक्वल टू पी एस कॉस थीटा। ये अंडरस्टूड है, आप आराम से कॉस थीटा लगाइए निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी एस की जैसे आप वैल्यू रखोगे ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये हमने परपेंडिकुलर इसलिए लिया है क्योंकि हम इस पूरे पे पाइथागोरस लगा के ये निकाल दें, क्योंकि वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर एक प्लस एस एन या एन एस का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखें अगर, ठीक है, इसको आप आर ही कहना, ए प्लस बी मत रखना यहाँ पे। तो ओ एन क्या है हमारा, ओ एन है ए प्लस, और पी एन की वैल्यू निकली है बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एस वन हो गया आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर। बस आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, वही ओपन कर लीजिए, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा 1 आ जाएंगे। तो जैसे ही आर यहाँ से आप हटाओगे तो आर जैसे ही हटाओगे यहाँ आपका रूट में पहुँच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अगेन आपको डायरेक्शन लेनी है, तो ये थीटा, तो आपका टेन अल्फ़ा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ये वाला एंगल कितना हो गया, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमारा रिजल्टेंट और जो एंगल है इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अलग से इसको लिख लीजिए और कोशिश करिए कि याद हो जाए। ठीक है, तो हर जगह आप इसको लगाओगे नहीं, समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसका स्पेशल केस डील करते हैं। ये दो रिजल्ट आए हैं। पहला केस हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर इनके बीच में बच्चों जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो अगर थीटा 0 होगा तो आप ध्यान से देखिए, कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। या आप भी बोल सकते हैं मॉड में लेना, अगर जो वेक्टर नॉर्मली वैसे दिए हैं आपको, ये वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, रिजल्टेंट भी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर उनका थीटा 0 है, इस केस में जो आर की वैल्यू होगी वो आर मैक्सिमम होगी, और कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है, मॉड में ले लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ऐड करके उसको मॉड ले लेना। ठीक है, तो मैक्सिमम के केस में ये हो जाएगा हमारा, और एंगल ये आप खुद निकालना, थीटा यहाँ पे 0 रख दो, आपको पता लग जाएगा कि एंगल कितना होगा। सिंपल सी बात है, साइन 0 0 होता है, तो एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, अल्फा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, ये 0 सब 0 हो जाएगा। केस 2 की बात करें, अगर थीटा हमारा बच्चों 180 हो गया, ठीक है, और 180 में हम क्या कहेंगे कि कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हमारा मिनिमम हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। या अगर मॉडुलस के टर्म में आप कहें तो r मिनिमम हो जाएगा मॉड a माइनस मॉड b। अगेन 180 है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, अल्फ़ा आप खुद बताएंगे, कमेंट में बताइएगा अल्फ़ा कितना आ रहा है। ठीक है, केस थर्ड की बात भी कर लेते हैं। अगर हमारे दो वेक्टर, केस थर्ड, दो वेक्टर जिसका थीटा क्या है, 90 है, ठीक है, तो 90 होगा तो कॉस 90 आपको पता होगा 0 होता है, और कॉस 90 0 का मतलब हो गया जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 0 तो कंसिडर्ड ही नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, एंगल की बात करें, यहाँ पर रखें अगर, तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी b अपॉन ए। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर बहुत लोग ये भी कहते हैं y का कंपोनेंट ओवर x का कंपोनेंट ना, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वेक्टर हमारा जैसे 90 है ना, तो कैसे होगा, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, अगर इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है तो b कहाँ को लाई कर रहा है, y को, तो इसलिए आप ये मत रटना कि b y होगा, आप ये रटो कि v हमारा वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऊपर लिया है, बेस वाला नीचे आ रहा है। ठीक, तो ये 3 केसें हो गई। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, 90 में क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये आर है, ए बी सी है, और उनका ये तीनों बराबर हो गए बच्चों, तो पूछ रहा है कि उनके बीच का एंगल बताओ, एंगल कितना होगा उन दो वेक्टरों के बीच में। तो अभी हमने देखा था रिजल्टेंट क्या होता है अगर कोई दो वेक्टर एंगल में होते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ये उस वेक्टर
कि सबके बराबर है, तो आप करो सबकी वैल्यू एक ही रख दो। आर बी ए रख दिया, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं अगर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये ए और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर सब में से कॉमन हो गया, बाहर निकाल दिया तो बचा क्या 1 2 2 कॉस थीटा। तो 2 इधर माइनस होंगे तो -1, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं अगर कोई तीन वेक्टर इक्वल हो रहे हैं तो उनका थीटा 120 होगा, ठीक है। थीटा की डिग्री क्या होगी 120 होगी। तो क्वेश्चन ये है, ये डायग्राम आप मत करना कंसीडर, ठीक है, ये डायग्राम हटा देना, ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि उसमें ना एंगल जो है 120 आ जाएगा। 120 एंगल के लिए फिर हमें इस साइड को आना पड़ेगा ना, तो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि ये बराबर है तो क्या होगा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देख लोगे इस ब्लॉक पे एक फोर्स इस साइड लगा है और एक फोर्स इस साइड लगा है, ठीक है। आपको ये एंगल भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो सिंपली अगर आप देखें ये दो फोर्स जो हैं ये कैसे एक्ट हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ठीक है। ये थीटा जो है यहाँ पे कितना है 90 है, एक आपके एक्स एक्सिस में है एक वाई एक्सिस में। आपको क्या आपको 90 कैसे पता, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना बच्चों ये एक दूसरे में कितने एंगल बनाते हैं 90 बनाते हैं, ठीक है। तो इधर को कितना है 6 न्यूटन, इधर को कितना है 8 न्यूटन। तो वैसे तो मेरे को पता है इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पहुँचेगा, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक है, ये आर आ गया। और आपको पता है कि इसका जो एंगल है 90 है, एंगल कहाँ है कितना है 90 है। तो एंगल जब 90 होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 0, तो रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा 10, क्योंकि 100 का 10 आ जाएगा। वहीं आपको डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन में क्या बताया था मैंने 10 अल्फ़ा, ये जो डायरेक्शन है इसकी मान लो अल्फ़ा है बी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से 10 अल्फ़ा लगा लीजिए, इसमें ये वेक्टर बी है ये ए है, ठीक। तो बी कितना है 8/6, तो अल्फ़ा हो जाएगा 10 इनवर्स 8/6। तो आप देखेंगे ना बहुत सारे एग्जाम में 6/8 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आप कि अगर आपका एक वेक्टर ए ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, और कोई वेक्टर बी है जो ऐसे लगा है, तो हमने ये कहा कि जो इसका रिजल्टेंट होगा बच्चों ऐसे होगा, और इसका एंगल अगर रिजल्टेंट का ये अल्फ़ा है तो हमने रिजल्टेंट की वैल्यू दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये हमने अभी देखा, ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखो जो वेक्टर का एडिशन है ये तो हम क्लियर कर चुके हैं, जो वेक्टर को माइनस करते हैं वो भी एडिशन ही है एक तरह से। कैसे करेंगे देखिए, इस वेक्टर को अगर यहाँ से मैं इसको पलट दूँ नीचे की ओर तो ये क्या हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा ना। तो अगर अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब इसको इनिशियल वही जो आपने एडिशन में रूल पढ़े हैं वही सब्ट्रैक्ट में भी लगाएंगे। तो दो वेक्टरों को आप कैसे माइनस कर देंगे, ऐड ही करना है आपको, बस उसका जो डायरेक्शन है आपने पलट दी, तो आपको पता है कि डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब जो एंगल हो जाएगा ना बच्चों ये अल्फ़ा या बीटा मान लो, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये रिजल्टेंट है, अच्छा इसके लिए हमने वो भी पढ़ा था कि जो एंगल है 10 अल्फ़ा वो कितना होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कब का केस है जब दो वेक्टर एडिशन कर रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब a और a माइनस बी के बीच में आपको देखना है तो इसका मतलब ये हो गया जो रिजल्टेंट हो जाएगा आपको b की जगह रिप्लेस कर देना है -b। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अब तो स्क्वायर ही है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों जितनी भी वैल्यू थी ना अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था
कि जो आर मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और आर मिनिमम कितना हो जाएगा ए माइनस बी। किसके लिए? इस वाले के लिए। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर हमारे वेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम दिखाएंगे तो इसका मतलब है ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर मैक्सिमम हो जाएगा, अच्छा टेन अल्फा की भी बात कर लेते पहले, तो यहाँ पे टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए और ए माइनस बी के बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है, जो रिजल्टेंट बनाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, जैसे आप इसको आगे बढ़ाते हो, आगे कैसे बढ़ाएंगे देखिए, अब यहाँ पर रिजल्टेंट आप देखें, अगर अगर आप थीटा जीरो रख दें यहाँ पे, तो थीटा जीरो में हमारा वेक्टर का क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, और वैसे ही प्लस के लिए आप निकाल सकते हैं, इजीली है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, नॉर्मली अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो ए इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री जे, और दूसरा वेक्टर दिया है आई प्लस जे, और आपसे कहा ए माइनस बी निकालो, ए प्लस बी निकालो, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आई में से आई घटा दो, जे में से जे घटा दो, के में से के घटा दो। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। तो ऑर्डर ध्यान रखना है यहाँ पे, ए में से बी का है तो ए का कंपोनेंट पहले लोगे, वन है आई का, और यहाँ पे सिक्स है तो माइनस सिक्स आई हो जाएगा। इसमें देखो ए का टू है, बी का जे का वन हो गया तो ये जे हो जाएगा, के में थ्री है, और नीचे माइनस फाइव के आ जाएगा। ये मैंने माइनस करना था, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर ऐड करना होगा तो ऐड करना है वही, छः में एक जोड़ेंगे सात, दो में एक जोड़ेंगे तीन, पाँच में तीन जोड़ेंगे आठ। ये आप इजीली कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, वो रिजल्ट है, आप एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी 4.6। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कुछ इनइक्वलिटीज़ हैं, मैथ्स वाले तो जानते हैं इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, जो इक्वल टू के बराबर न होंगे, लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी है अगर दो फंक्शन के बीच में। तो जो कुछ इनइक्वलिटीज़ हैं वो हम अगर डिफाइन करें वो ये है, अगर आप कोई दो वेक्टर को ऐड कर दोगे ए और बी, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर दोगे और उसका जो सम है ना, अगर आप दोनों का मॉड्यूलस निकालते हो, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, इससे इसकी वैल्यू छोटी आएगी। समझ रहे हैं आप? मतलब आपने टोटल का जो रिजल्टेंट निकाला, टोटल की जो वैल्यू निकाली और उनके इंडिविजुअल की वैल्यू निकाली, ये कभी बड़ा नहीं आ सकता। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़ा कब आएगा बच्चों, अगर आपने इधर तो सम निकाला लेकिन इधर उनका माइनस निकाल दिया। समझ रहे हो ना? मान लो दो वेक्टर थे हमारे पास, आपने यहाँ मॉड्यूलस निकाला है फिर ऐड कर रखा है, और यहाँ मॉड्यूलस निकाल के माइनस कर रखा है। कॉमन सेंस है लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई वेक्टर माइनस है, आपने माइनस लिया और उनका मॉड निकाल दिया, ठीक है, तो अगर प्लस कर देंगे तो ये इससे बड़ा आएगा। ठीक, और लास्ट बात, अगर किसी का माइनस निकाला, ये बड़ा ही आएगा, अगर आप उनको फिर माइनस करोगे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ रूल हैं जो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, ये जो बात देखेंगे इसमें ये देखेंगे कि जो a प्लस बी का मॉड है, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये जो इक्वल है ना, इक्वल टू कब है, इसका मतलब ये है अगर दो वेक्टर हैं, जैसे दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल कितना होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है। मतलब ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये बराबर कब होंगे बच्चों, इक्वल टू तब हो सकते हैं जब थीटा 0 डिग्री हो। ठीक है, और वहीं ये इक्वल टू कब हो सकते हैं ए प्लस बी का मॉड, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो। ठीक है, वहीं सी की बात करें, जो हमारा ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब उनका एंगल कैसा हो जाए, एक वेक्टर ऐसे है जैसे आपका, एक वेक्टर ये है, और ये कहानी हम पलट देंगे ऐसे नीचे को, तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ज्योमेट्रिकली देख लीजिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4.7। ठीक है, आप देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ये 0 है। ठीक है, एनसीईआरटी है बच्चों, मैं कहाँ बाहर से पढ़ाऊँगा आपको, आप तो मेरे से ज़्यादा आपको आता है, और तरह तरह के मॉड्यूल्स हैं आपके पास, तरह तरह के यूट्यूब चैनल हैं,
मैं तो एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, तो एनसीईआरटी अगर आपको आती है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो आपसे उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो बच्चों जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो उसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि ए बी सी डी मस्ट ईच बी और नल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्यों? किसी तीन वेक्टरों, दो वेक्टर का सम अगर जीरो आ रहा है, जैसे कोई दो वेक्टर हैं ए प्लस और माइनस ए, इसका जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि ये दोनों नल वेक्टर है। तो उसमें ये कह रहा है कि इन दोनों, इनको किसी सबको नल वेक्टर होना पड़ेगा, जो कि गलत है। इक्वल अपोजिट भी तो हो सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, ए प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल ऑफ बी, ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो पेयर, आप ये भी कह सकते हो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड का इक्वल अपोजिट हो। आप ये बोल सकते हो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी प्लस डी के हो सकता है। तो कोई भी दो का, कोई भी तीन का आप पेयर बना सकते हो, तो सेकंड वाला तो सही है। अगला सी कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो जो ए का मैग्नीट्यूड है कह रहा है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आप इस वाले को, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है इसके सम में क्या कह रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उसमें कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है ए का कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ बी सी डी, ठीक है। अगर ये होता है इसका मतलब ये है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, बी सी डी के बराबर होगा। तो इसका मतलब है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी डी जो होगा वो या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू किसके होगा, ए के होगा। तो इसलिए ए का ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू दी है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। कोई दो वेक्टर हैं जिनकी आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू दी है, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने टाइम का हिट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू दी है दो वेक्टर की जो एक्टिंग कर रहा है किसी पॉइंट पे और जिसकी वैल्यू कितनी है 29 और 5 न्यूटन। इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज कर दी जा रही है 3 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग कर रहा है कब, ये हम मान लेते हैं एक फोर्स। सॉल्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं, पॉज मारिए, एक मेंटोस खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए। अब देखिए मान लो दो फोर्स है ए और बी, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों दो इक्वेशन मिल गई ना, एलिमिनेशन मेथड 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। तो a की वैल्यू आ गई 17, और जैसे a 17 आ गया, अब यहाँ 17 a रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। न्यूटन न्यूटन जरूर लिखना। अब मेन कहानी शुरू हो रही है। तो जैसे ही आपने 3 न्यूटन बढ़ाया तो मतलब a बन गया A1, और A1 मतलब 3 बढ़ा दिया तो हो गया 17 और 3 20 न्यूटन। और जो बच्चों B था वो चेंज हो गया B1 में, और B1 मतलब फिर 3 यूनिट बढ़ा दिया तो 12 और 3 15 न्यूटन, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि तो ये फोर्स हैं ये एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ये 20 इधर हो गया मान लो, 15 इस साइड हो गया।
तो आपका आपसे कह रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू, तो मैंने आपको कई बार बता दिया अगर राइट एंगल है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, वही पूरा फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट के अंदर, तो कॉस 90 जीरो, तो आंसर हो जाएगा रूट 200 का स्क्वायर हो गया 400 और 15 का हो गया 225, तो जिसके आंसर आ जाएगा 625। 625 का मतलब हो गया आपका 25। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक पेंटागन दिया है, ठीक है, इसमें वेक्टर हैं, एक वेक्टर है, वेक्टर का साइन बनाना भूल गया, तो आपसे कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई ए निकालिए। तो इस पेंटागन में आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या ये समझ लीजिए मैंने तो यहाँ पे जीरो लिख दिया, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है ना, कैसे आई वो देखते हैं। ए बी बी सी डी डी और ई ए, ये हमारे वो थे। अब आप देखिए ए बी और बी सी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आर, ठीक है, मतलब जो ए बी प्लस बी सी है इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ए से लेके सी तक, तो आप इसको लिख सकते हो ए सी, ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी वैसे ही लिख लीजिए, लास्ट में कंक्लूजन बता दूंगा आपको, लेकिन आपको पहले आना चाहिए। अब ये आपका ये वाला वेक्टर ए सी बन गया, ये वाला ए डी बन गया, तो फाइनल जब वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया, ए डी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आप देखिए ए डी प्लस डी, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर ये वाला, इनका रिजल्टेंट क्या बन गया, ई ए बन गया, ठीक है। और आप ध्यान रखो जो ई ए बनेगा ना वो क्या बनेगा, ए ई बनेगा, क्या बनेगा, ए ई, कैसे देखो, ये वेक्टर है एक ऐसे ए डी और यहाँ से एक वेक्टर है डी, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ से यहाँ को होगा, तो ए ई, तो रिजल्टेंट कितना होगा ए ई, और वहाँ क्या है ई ए, तो इक्वल टू जीरो कह रहे हैं, कैसे होगा देखो, इसको पलट दो, अगर इसकी डायरेक्शन आप पलट दोगे तो ये माइनस ई ए हो जाएगा, तो प्लस ई ए और माइनस ई ए कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसे ही एन वेक्टर ऐड हुए हैं और एक पॉलीगन बना रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपके एन वेक्टर ऐसे ऐड हुए हैं और पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4 वेक्टर हैं, एक फोर्स F1 ये है, ये ऐसे आया, अगला एक ऐसे है, ये F2 ऐसे आया, F3 ऐसे आया, F4 ऐसे आया, F5 ऐसे आया, मतलब सर्किट पूरा इन्होंने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब है जो F नेट होगा ना, आंख बंद करके जीरो मार दो। कभी भी कोई पार्टिकल अगर ऐसा करता है तो वो एफ नेट उसका क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा, एफ नेट जीरो आ रहा है मतलब वो कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, मिनिमम 3 से आप इसको शुरू कर सकते हैं, 3 फोर्स भी है ये रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, 2 से भी कर सकते हैं, तो 2 से ऐसा कोई रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। 3 से आएगा तो ट्राइंगल बन जाएगा, फिर पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें बन जाएगी, ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आप अगर कहता क्वेश्चन में कि ये फोर्स हैं तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे हैं, पार्टिकल कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसी पर रिलेटेड AIEEE 2002 या 2003 में क्वेश्चन आया था, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप एक बार ट्राई करिए। ये क्वेश्चन था बच्चों, ये आप चेक कर सकते हैं, 2005 में आया था, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कोई भी वेक्टर अपना सीक्वेंस में है, एच टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, और एक क्लोज फिगर बना रहा है, तो जिस क्वांटिटी को दिखा रहा है वो कांस्टेंट होगी। तो क्वेश्चन ये था, 3 पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली ऑन मूविंग विद वेलोसिटी v, तो मतलब एक पार्टिकल है, 3 पार्टिकल हैं, एक ये है बंदा ए, एक यहाँ पे है बी और एक यहाँ पे है सी, तीनों स्टार्ट कर रहे हैं किसी टाइम पे, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, तो तीनों स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा एंड दीज फोर्स आर रिप्रेजेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3 साइड ऑफ ट्राइंगल, तो इसका
जो वेलोसिटी थी तो इनके जो फोर्स हैं वो इस साइड ऑफ ट्राइंगल से हमने डिफाइन करे, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है द पार्टिकल विल मूव विद वेलोसिटी, तो पार्टिकल तीनों वी से कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जब तीनों मोशन कर रहे हैं v1 v2 v3 से, तो कह रहे हैं कि इसमें जो हमारी वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बंदा ऐसे मोशन करके एक ऐसा क्लोज सिस्टम बना रहा है, पॉलीगन बना रहा है, तो आप ये समझिए वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है तीनों की, वो किसी की भी बराबर नहीं होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, या रिमेन अनचेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, एफ नेट हमारा जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो मतलब ए जीरो हो जाएगा। ए जीरो कब होगा? जब वी कांस्टेंट होगा। ये सिंपल सा जे का क्वेश्चन था, आप इसको 2 मिनट में उड़ा सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक हमारा हेक्सागन है, मान लो ये एक हेक्सागन है, ठीक है, और इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं। ये वेक्टर है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये सब वेक्टर हैं जो ऐसे सीक्वेंस में ऐड किए हैं। तो आपसे कह रहा है इस रेगुलर हेक्सागन में जो हमारा ए बी है, ठीक है। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी है, अगर आपसे कोई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ई ए पूछे, तो आंख बंद करके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसकी और इसकी जो वैल्यू होगी वो जो रिजल्टेंट होगा ये वाला होगा, इस रिजल्टेंट और इसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर कुछ आएगी, उसकी और ये जो वैल्यू होगी वो इसके अपोजिट आएगी, हमेशा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने वाले ने ऐसा कह दिया कि ए बी प्लस ए सी, मतलब एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, बीच वाले को गायब कर दिया उसने, और वैसे ही ए डी, मतलब एक ही पॉइंट से उसने सारी पूछ दी, ए डी, और वैसे ही ए ई, और वैसे ही ए एफ, जितने भी हमारे उसमें पॉइंट थे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और जो इसके बीच में जो इसका मिड पॉइंट था वो ओ था, यहाँ पर ओ था, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, ओ ए ओ के ना किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ए ओ के टर्म में अगर आप इसकी वैल्यू बताओगे, वो बताओगे 6 ए ओ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, एक बढ़ा के 6 ए ओ। कैसे बताओगे? देखो, इसको आप ब्रेक करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखो ए सी प्लस ए डी जो है, ए सी प्लस ए डी जो है, समझ रहे हैं ना, इनको लीजिए, एक बार सॉल्व कर ही देता हूँ इसको। जैसे ये है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये है आपके पास। तो आप ए बी को तो वैसे ही रहने दो जैसे वो है। आप सबसे पहले क्या करिए, ए सी को सॉल्व कर लीजिए। देखो जिसको सॉल्व कर रहे हैं ना वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ए सी जो है हमारा वो है ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा आपका ए डी प्लस डी सी प्लस, ए भी ऐसी रहा, ए डी को ऐसे रहने दिया, और ए यू को अगर आप तोड़ोगे वो हो जाएगा ए डी प्लस डी, ठीक है। और ए एफ को आपने ए एफ ही रहने देना है। तो ए डी अगर काउंट करोगे तो 3 ए डी हो गए, प्लस ए बी प्लस डी एक साथ लिख लो, और प्लस डी सी प्लस ए एफ एक साथ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान दो, जो ए डी है आपका वो 2 गुना है ए ओ का, ठीक है। जो डी है आपका वो माइनस ऑफ ए बी है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो ए एफ है आपका वो माइनस डी सी है। तो सारी वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो जो ये हैं ये तो 0 हो जाएंगे, तो ए डी हमारा 2 टाइम ए ओ है, तो कितना हो जाएगा 6 ए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखें। और तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम अगला जो चलेंगे बच्चों वो चलेंगे प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और वो आपके एग्ज़ाम में पक्का आते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रिजल्टेंट के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपने ये पसंद किया हो, आपके कंसेप्ट अच्छे हुए हों, आप जिस लिए मेरे चैनल पे आए आपकी वो चीज़ें या आपकी वो विश पूरी हुई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है जो आप वेक्टर में ढूंढने आए थे और आपको नहीं मिला, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सअप पे अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी ही पहुंचेगी आपके पास, क्योंकि जो अगर आप जेन्यून डाउट पूछोगे तो क्वेश्चंस मेरे पास आएगा तो मैं उसका जवाब फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो टीम का नंबर है और टीम अगर आप वहाँ पे कुछ भी पूछेंगे तो वो मेरे को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो आप समझदार हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, नंबर है, आप चाहें तो वहाँ से डाउट पूछ सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।